हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम हिस्ट्री 7th क्लास की हिस्ट्री का जो नया टॉपिक है, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह को पढ़ेंगे। इसमें आज हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेज हुआ है, क्या क्या बदलाव आया है। द स्टडी ऑफ द 1000 years between 700 and 1750 is a huge challenge to historians, large because of the scale and variety of developments that occurred over the period। कह रहा है 700 और 1750 यानी इस 1000 सालों के बीच, 1000 सालों के टाइम पीरियड में इतिहासकारों के सामने बहुत प्रॉब्लम हुई, चुनौती, चैलेंज था उनके सामने। कि क्या चैलेंज था? कि इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर बहुत ज़्यादा चेंजेज हुआ है। 1 ईस्वी से लेकर के 1000 सालों में जो जितना चेंज नहीं हुआ उससे बहुत ज़्यादा चेंजेज, बहुत 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी के बीच में बहुत ज़्यादा चेंज हुआ। अब देखते हैं कि हमारे समाज में, सोसाइटी में क्या क्या चेंज हुआ। एट डिफरेंट मोमेंट्स इन दिस पीरियड न्यू टेक्नोलॉजी मेड देयर अपीयरेंस लाइक द पर्सियन। कह रहे हैं इस समय में प्रौद्योगिकी में, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा चेंज आया। क्या क्या चेंज आया थोड़ा सा उसको भी देखते हैं हम लोग। क्या क्या चेंज आया थोड़ा देखते हैं। व्हील्स इन इरिगेशन, स्पाइनिंग व्हील्स इन वेविंग एंड फायर फार्म्स इन कॉम्बैट। क्या क्या चेंज आया भैया जी इस उपमहाद्वीप में, इंडिया में क्या क्या चेंज आया थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। सिंचाई में जो है, इरिगेशन में व्हील्स का, रहट आप लोग देखते हो कि पहले के ज़माने में जो पानी निकालने के लिए इस्तेमाल करता था, जैसे 2 पेड़ के बीच में ऐसे अगर दिखाया जाए, शायद आप पता नहीं समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे। तो यहाँ पे क्या करता था कि यहाँ एक पिलर दे देता था और इसके बीच में एक बड़ा सा बांस टाइप का दे देता था। अब ये जो लंबा सा लोहे का होता था या लकड़ी का होता था, इसके इस साइड में बाल्टी लगाया जाता था और यहाँ इस थोड़ा सा वजन बांध दिया जाता था। अब इस वजन को अगर आपको अगर नहीं समझ में आया हो तो मैं अभी थोड़ी देर में आपको ये दिखाऊंगा कि कैसा होता था व्हील्स, कैसा होता था। तो जैसे ही लोग जो है इसको खींचते थे रस्सी को, तो ये वजन जो है इसको अपने तरफ खींचता था और इससे पानी निकाल करके फिर ऊपर की तरफ देते थे, तब ये पानी ऊपर चला आता था कुआं से। जो पहले के स्टूडेंट्स होंगे गांव वगैरह में जो रहते होंगे वो अच्छे से समझ पाएंगे। उसके बाद क्या क्या चेंज आया। स्पिनिंग व्हील्स इन वीविंग, क्या चेंज आया इसमें? क्या चेंज आया? कताई में चरखे का इस्तेमाल, जैसे कपड़े वगैरह पहले चरखे से बनाए जाने लग गए और युद्ध में बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल किया जाने लगा। ये सबसे बड़ा चेंज आया। कह रहा है क्या चेंज आया थोड़ा देखते हैं। न्यू फूड्स एंड बेवरेजेज अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट, पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी। हमारे इंडिया में कई सारे चीज़ें जो है दूसरे देशों से आया। जैसे क्या क्या खान पान का नया नया तरीका आया। आलू आया, मक्का आया, मिर्च आया, चाय और कॉफ़ी आया। ध्यान रहे, कह रहा है यहाँ हमारे क्या क्या चीज़ें आया। रिमेंबर दैट ऑल दिज इनोवेशंस, न्यू टेक्नोलॉजी एंड क्रॉप्स केम अलॉन्ग विद पीपल। कह रहा है जो नई नई प्रौद्योगिकी आया, उन लोगों के साथ आए जो नए विचार लेकर भी आए। जब कोई भारत से व्यक्ति भारत में आता था तो वो नई नई चीज़ें लेकर के आता था विदेशों से। मिर्च जैसे हो गया, जैसे और भी हमारे देश में भी जो नई टेक्नोलॉजी जो विदेशों में जाती थी, विदेशों की चीज़ें हमारे देश में आती थी, तो धीरे धीरे क्या हो गया, बहुत सारे चेंजेज आए हो। ब्राउट अदर आइडियाज विथ देम एज वेल। एज अ रिजल्ट दिस वॉज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेज। कह रहा है ये जो चेंज आया यह इकोनॉमी में भी आया, पॉलिटिक्स में भी आया, सोसाइटी में भी आया और कल्चरल चेंज में भी आया। इन सब चीज़ों में धीरे धीरे चेंज आने लग गया। यू विल लर्न अबाउट सम ऑफ द चेंजेज इन चैप्टर 5, 6 एंड 7। कह रहे ये जो चेंज है आप इसी चैप्टर में, इसी बुक में 5th चैप्टर में, 6th चैप्टर में और 7th चैप्टर में डिटेल से आप पढ़ेंगे। तो ठीक है, देखते हैं आगे और चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। दिस वॉज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी।
इस युग में इस यही जो समय था 700 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक, इस बीच में लोगों का एक जगह से दूसरे जगह आना जाना बहुत ज़्यादा होता रहा, आना जाना लगा रहा। मोबिलिटी का मतलब है एक जगह से दूसरे जगह घूमना। ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रेवल्ड लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे लोग 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे अवसर की तलाश में कि भाई मुझे आगे बढ़ना है, तरक्की करना है, मुझे इसलिए व्यापार को, ट्रेड को बढ़ाना है, इसलिए एक जगह से दूसरे जगह लोग अपने अपॉर्चुनिटी की तलाश में जाने लगे। जैसे आज क्या होता है, बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, पश्चिम बंगाल के लोग, उड़ीसा के लोग कैसे महाराष्ट्र, मुंबई चले जाते हैं, दिल्ली चले आता है, कोलकाता चला जाता है। क्यों? क्योंकि काम की तलाश में। क्यों? आज डेवलपमेंट की तलाश में। इसीलिए पहले के लोग भी ऐसा ही करते थे। द सब कॉन्टिनेंट हेल्ड इमेंस wealth and the possibilities for people to carve a fortune. One group of people who became important in this period were the Rajputs, a name derived from Rajputa, the son of a ruler. कह रहा है इस काल में क्या हो गया कि अवसर की तलाश में लोग जो है झुंड के झुंड ग्रुप में मिलकर के एक जगह से दूसरे जगह यात्रा करने लगे, जाने लगे। और इस उपमहाद्वीप में, हमारे इंडिया में, सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा अपार संपदा था। सो इसलिए कहा भी गया है कि भारत जो है सोने की चिड़िया था। तो पहले जब हम इस क्लास में थे 7th में 8th में, तो हम समझते थे कि कोई चिड़िया होगी जो सोने की होगी, लेकिन नहीं, हमारे देश में इतना ज़्यादा संपदा था, धन धान्य से हम लोग परिपूर्ण थे। लोग यहाँ के पहले बहुत ज़्यादा अमीर हुआ करते थे। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अमीर भारत के लोग हुए करते थे, इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो हमारे देश में इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी था, इतना ज़्यादा रिसोर्स था, इसीलिए हम लोग जो है सोने की चिड़िया कहलाया करते थे। वही कह रहा है कि हम लोग, हमारे देश में, इस उपमहाद्वीप में बहुत ज़्यादा भाग्य गढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा संभावना था, इसीलिए विश्व से लोग जो है हमारे इंडिया में आया करते थे। इस काल में जिन समुदाय का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत। और जो राजपूत है, राजपूत का मतलब होता था राजा का पुत्र। आज जो है, आज तो कोई भी कहता है मैं राजपूत हूँ, लेकिन पहले राजपूत शब्द का इस्तेमाल जो होता था, जो राजा होते थे उनके जो बेटे होते थे, उनके लिए राजा का पुत्र से यह राजपूत निकल करके आया। बिटवीन द 8th and 14th centuries, the term was applied for generally to a group of warriors who claimed क्षत्रिय कास्ट स्टेटस। अब 800 ईस्वी से 1400 ईस्वी के बीच में ये शब्द का इस्तेमाल जो बॉर्डर पर जो लड़ते थे सैनिक, वो अपने लिए इसका इस्तेमाल करने लग गए। राजपूत जो पहले होते थे, राजा होते थे या राजा के बेटे होते थे, लेकिन 800 से 1400 ईस्वी में वो व्यक्ति जो लड़ाकू होता था, वो व्यक्ति जो बॉर्डर पर देश की सेवा करता था, जो सेना में भर्ती होता था, वो लोग भी अपने लिए राजपूत शब्द का इस्तेमाल करने लगे। क्षत्रिय कास्ट जो होते थे वो अपने लिए राजपूत शब्द का इस्तेमाल करने लगे। द टर्म इंक्लूडेड नॉट जस्ट रूलर एंड civilians but also soldiers and commanders who served in the armies of different monarchs all over the subcontinent। वही मैंने कहा 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच यह नाम जो है उनको लिए इस्तेमाल होता था जो क्षत्रिय होने का दावा करते थे। लेकिन राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, वो सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे इंडिया में किस सेना में कहीं भी लगे हुए थे या सेवारत थे। आगे देखते हैं। chivalric code of conduct, extreme valor and a great sense of loyalty were the quality attribute to Rajputs by their poets and bards। कह रहा है कवि और चारण, राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम, ये लोग क्या होते थे, बहुत ताकतवर होते थे, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। ये लोग जो राजपूत होते थे या जो सेना में भर्ती होते थे, वो उनका गुणगान करने लग गए कि भाई ये लोग देश की सेवा करता है, ये बहुत ताकतवर होता है, ये अपने देश की सेवा करने के लिए अपने जान दे देता है। इस तरह की बातें जो है, जो लेखक थे, राइटर्स थे, वो इनका गुणगान करने लग गए। अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल सच एज द मराठाज, सिख्स, जाट्स,
homes and and cats, a caste of scribes and secrets, also used the opportunity of a large of a age to become पॉलिटिकल एंड इम्पोर्टेंट। अब क्या होने लगा इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के लिए मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, इन सभी लोगों ने इन समूहों से लाभ उठाया। इन सभी लोगों ने इन समूहों से बेनिफिट उठाया। क्या क्या किया देखते हैं आगे चल करके, थोड़ा सा समझते हैं। और जाति का नाम किस 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 आधार पर पड़ा है, जाति पहले क्या होता था और धीरे धीरे इसका चेंज कैसे होता चला गया। थ्रू आउट दिस पीरियड देयर वाज अ ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड द एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, अ चेंज फास्टर एंड मोर कंप्लीट इन सम एरियाज देन इन अदर्स। यह कह रहा है इस पूरे काल के दौरान जंगलों की कटाई हो रही थी और जो खेतों का इलाका था वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, बढ़ता चला जा रहा था, क्योंकि पॉपुलेशन जब बढ़ेगा तो जंगल काटे जाएंगे और उस पर घर बनाया जाएगा, उस पर खेती होगी। आज क्या हो रहा है, आज जो इतने जंगल तेजी से कटते चले जा रहे हैं पूरे विश्व में, ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है, बीमारी बढ़ते चला जा रहा है। इसका रीजन क्या है, एक तो पॉपुलेशन बढ़ता चला जा रहा है और जंगल की कमी होती चली जा रही है, ऑक्सीजन का कमी होती जा रही है। इन्हीं कारणों से तो यहाँ भी वही हो रहा था कि चेंजेस इन देयर हैबिटेट फोर्स्ड मैनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू माइग्रेट। यहाँ वही कह रहा है कि इस पूरे टाइम पीरियड में पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना घर बार छोड़ना पड़ा, अपने माइग्रेट होकर के एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ा। अदर्स स्टार्टेड टिलिंग द लैंड एंड बिकेम पीजेंट्स। और क्या होने लगे, कुछ और वनवासी, कुछ और जो जंगल में रहने वाले लोग थे, जमीन की को जोतने लग गए और कृषक बन गए, किसान बन गए, खेती करने लगे। पीजेंट्स मतलब किसान। These new peasants group of gradually began to influenced by regional markets, chieftains, priests, monasteries and temples। धीरे धीरे क्या होने लगे, कुछ और वनवासी जो है जमीन की जुताई करने लगे, किसान बन गए, और कृषकों के जो नए ग्रुप था ये लोग क्या करें, जब बहुत ज़्यादा अनाज उगने लगा तो ये धीरे धीरे अपना सामान जो है, अपने जो अनाज था वो बाजार में मुखियाओं को, पुजारियों में, मठों में और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। जब जिसके पास अनाज ज़्यादा होगा, जिसके पास उपज ज़्यादा होगा, समाज में उसकी धीरे धीरे इज्जत भी बढ़ने लग गई। और इज्जत भी बढ़ने लगी तो धीरे धीरे यहीं से अब मार्केट का भी विकास होगा। ध्यान दे, धीरे धीरे मंदिर का डेवलपमेंट बहुत तेजी से होगा। दे बिकेम पार्ट अ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज एंड वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स एंड अदर ऑफर गुड्स एंड सर्विसेज टू लोकल लॉर्ड्स। अब क्या होने लगे कि ये लोग कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। धीरे धीरे जब जिसके पास पैसा होगा तो वो मजदूरों को काम करवाने लगे, तो धीरे धीरे उनके पास जब पैसा होने लग गया तो वो पैसे से धीरे धीरे मठों में दिए जाने लग गए। वो अपने अंडर में रख करके मजदूरों से काम करवाने लग गए, तो धीरे धीरे बेगार जैसा शब्द का विकास होने लगा। एज अ रिजल्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंस emerged amongst peasants. Some possessed more productive land, other also kept cattle, and some combined artisanal work for the agriculture activity during the lean season. क्या कह रहा है कि धीरे धीरे समाज जो है वो जटिल होने लगा, डिफिकल्ट होने लगा। जब उनके पास बहुत ज़्यादा अनाज उपज होने लग गया तो ये लोग कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार भी करनी पड़ती थी। और धीरे धीरे आर्थिक और सामाजिक अंतर जो है, जिसके पास अधिक पैसा होगा, जो अमीर होगा, वो गरीबों से क्या करने लगा, भेदभाव करने लगा। अमीरों का समाज धीरे धीरे एक जगह डेवलप होने लग गया। अमीर केवल अमीरों से बात करने लगे, शादी ब्याह अमीरों से करने लगे। गरीबों का सोसाइटी धीरे धीरे अलग होता चला गया। इस प्रकार धीरे धीरे समाज में क्या हो गया, समाज जो है डिफिकल्ट होता चला गया। परिणाम स्वरूप किसानों कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे, कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम भी कर लेते थे। यहाँ वही कह रहा है, एज सोसाइटी बिकेम मोर डिफरेंशिएटेड, पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जाटीज और सब कास्ट एंड रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड एंड देयर ऑक्यूपेशन।
कह रहे समाज क्या होने लग गया, जिस ऑक्यूपेशन पर धीरे धीरे उनका समाज रैंक बनने लग गया। जिस तरह के लोग व्यवसाय करते थे उनको उसी ऑक्यूपेशन के अनुसार उनका समाज बंटने लग गया। जैसे कोई व्यक्ति खेती कर रहा है तो उनको किसान कहा जाने लग गया। जो व्यक्ति आर्मी में भर्ती होने लग गया, सैनिक में भर्ती होने लग गया, उसे राजपूत का नाम दे दिया गया। जो पूजा पाठ कराने लग गए उसे ब्राह्मण का नाम दे दिया गया। इस प्रकार समाज जो है यहीं से डिफिकल्ट होता चला गया, जटिल होता चला गया। एक तरह का काम जो करते थे उसको वही नाम दिया जाने लग गया। एंड वेराइड accordingly to the power, influence and resources controlled by member of the jati. The status of same jati could vary from area to area. यहाँ वही कह रहा है कि उन्हें किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में जितनी पावर थी, जितना नियंत्रण था, इसके आधार पर उसका स्टेटस बदल जाता था। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था, किसी अन्य क्षेत्र में कोई और दर्जा हो सकता था। अगर यहाँ किसी एक गांव में अगर कोई व्यक्ति सेना में भर्ती हो रहा है तो उसे राजपूत नाम दे दिया गया। अगर उसी जाति का दूसरे गांव में कोई व्यक्ति होता था जो खेती करता था, उसे किसान कहा जाने लग गया। तो ये गांव के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से उनका नाम दिया जाने लगा। जाति फ्रेम्ड देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने रूल रेगुलेशन बनाने लग गई। और फिर क्या हो गया, दीज रेगुलेशंस वर एनफोर्स्ड बाय एन असेंबल ऑफ एल्डर्स। और इस नियमों का पालन इस जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी। और इनकी सभा क्या होता था, जाति पंचायत होता था, डिस्क्राइब्ड इन सम एरियाज एज द जाति पंचायत। और इनका जो ग्रुप होता था उनको मिला करके पंचायत कहा जाता था। बट जातिज वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेजेज। लेकिन जातियों को भी अपने निवास के गांवों के रिवाज का पालन करना पड़ता था। और इसके अलावा भी क्या होता था कि जातियों को भी अपने गांव के रूल रेगुलेशन का फॉलो करना पड़ता था। सेवरल विलेजेस वर गवर्नड बाय अ चिफ्टेन टुगेदर दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ स्टेट। वही कह रहा है एक ही जाति के इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। कुल मिलाकर के वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होते थे। जो मुखिया होता था, जो सरपंच होता था, वो अपने एक दो चार गांवों को मिला करके ही वो अपने एक यूनिट बनाते थे। और उसके रूल रेगुलेशन केवल अपने ही आसपास के जिन गांवों पर का होते थे ये उन्हीं गांवों पर अपना रूल रेगुलेशन लागू करते थे। तो रीजन एंड एम्पायर, इसका थोड़ा अगर हिंदी देखें तो क्षेत्र, रीजन का मतलब होता है कोई क्षेत्र, और एम्पायर का मतलब होता है एक बड़ा साम्राज्य। एम्पायर का मतलब होता है जब राजा जितने बड़े क्षेत्र पर शासन करता है उसे एम्पायर कहता है, एम्पायर कहा जाता है। जितना बड़ा साम्राज्य, जितना बड़ा उनका राज्य होता है उसे एम्पायर कहते हैं। और क्षेत्र का मतलब होता है एक छोटा सा क्षेत्र जहाँ पे कोई जमींदार शासन करता हो या कोई सा छोटा जगह को वहाँ का क्षेत्र कहते हैं। देखते हैं, लार्ज स्टेट्स लाइक दोज ऑफ चोलाज चैप्टर 2, तुगलक्स चैप्टर 3 और मुगल्स चैप्टर 4 एनकॉम्पास्ड मैनी रीजन्स। कह रहा है चोल शासन के बारे में चैप्टर 2 में हम लोग देखेंगे, तुगलक साम्राज्य के बारे में चैप्टर 3 में, और मुगल साम्राज्य के बारे में चैप्टर 4 में। जब इन साम्राज्य के बारे में, इन राजा का जितना बड़ा राज्य विस्तार था, डेवलपमेंट था, उन सारे क्षेत्रों में अगर देखेंगे तो बड़े बड़े राज्य के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते हैं। जैसे एक राज्य के अंतर्गत जैसे मान लिया जाए मुगल वंश का शासन इतने बड़े क्षेत्रों में फैला हुआ था। अब इसमें से कई सारे छोटे छोटे क्षेत्र थे, ये अलग क्षेत्र था, ये अलग क्षेत्र था, ये अलग क्षेत्र था। तो एक राज्य साम्राज्य एम्पायर बड़ा होता है और क्षेत्र उसके उस साम्राज्य का एक छोटा सा भाग को उसका रीजन कहते हैं, उसका क्षेत्र कहते हैं। वह कह रहा है अ संस्कृत प्रशस्ति सी चैप्टर 2 फॉर एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रशस्ति। कह रहा है कि संस्कृत में अगर आप किसी की प्रशस्ति देखेंगे उदाहरण के लिए तो चैप्टर 2 में आप उसे देख सकते हो। प्रेजिंग द दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 and 1287 explained that he was the ruler of
vast empire that stretches from Bengal, Gaud in the east to Ghazni in Afghanistan in west and included all the South India द्रविड़। वही कह रहा है अगर आप गयासुद्दीन तुगलक की प्रशंसा में अगर उनके संस्कृत प्रशस्ति देखोगे तो आप उसका शासक उसका जो साम्राज्य था, एम्पायर था, वो पूरब में बंगाल, यह बंगाल है यहाँ पे, बंगाल तक फैला हुआ था, जिसमें संपूर्ण पूरा जो है दक्षिण भारत आ जाता था। गौड़ आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र और गुजरात के कई सारे क्षेत्र उसकी सेना के आगे जो है पलायन कर जाते थे, यानी उसकी सेना के आगे सरेंडर कर जाते थे। इतना बड़ा सेना था गयासुद्दीन तुगलक का। पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स, गौड़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात अपेरेंटली फ्लड बिफोर हिज आर्मी। कह रहा है इतना बड़ा साम्राज्य था कि ये सारे आर्मी जो है उनके अंडर में आते थे। हिस्टोरियंस, इतिहासकार, थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। प्रोविंसेस ऑफ द दिल्ली सुल्तान ड्यूरिंग मोहम्मद तुगलक्स region according to the Egyptian sources, Masalik al-Absar, Fimalik al-Amsar of सिहाबुद्दीन उमरी। कह रहा है ये जो है सिहाबुद्दीन, मिस्र का सिहाबुद्दीन उमरी ने एक बुक लिखा है अल अबसर फी ममालिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो आने वाला क्षेत्र था वो देखो कितना बड़ा क्षेत्र था, कहाँ कहाँ तक उनका क्षेत्र फैला हुआ था। थोड़ा सा इसको देखते हैं, आगे फिर देखेंगे, समझेंगे। वही कह रहा है रिगार्ड दीज एज एक्सकेवर्ड क्लेम्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट एट द सेम टाइम दे ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई रूलर kept claiming to have control over different parts of the subcontinent। यहाँ पे कह रहा है इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को कई बार ना अतिशयोक्ति मानते थे। एक्सक्लामेटरी मतलब होता है अतिशयोक्ति मानना। साथ ही वे समझने की कोशिश में लगे रहते थे कि शासक जो है इस उपमहाद्वीप के अनेक भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते हैं। यानी जो बड़े बड़े राजा थे वो इतने बड़े साम्राज्य के बारे में क्या करते थे, वो लोग जो भी उनके अंडर में कवि होते थे उनसे लिखवाते थे पैसे दे करके, और थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके लिखवाते थे। थोड़ा सा और देखते हैं और समझते हैं। इन 1318 द पोस्ट अमीर खुसरो नोटेड दैट देयर वॉज अ डिफरेंट लैंग्वेज इन एवरी रीजन ऑफ दिस लैंड। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्रविड़मुखी इन साउदर्न कर्नाटका, तेलंगाना इन आंध्र प्रदेश, गुजरी इन गुजरात, महाबरी इन तमिलनाडु, गौरी इन बंगाल, अवधी इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड हिंदवानी इन द एरिया अराउंड दिल्ली। कह रहा है इस देश के में हर क्षेत्र की अलग अलग लैंग्वेज था। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री कर्नाटक में बोला जाता था, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में बोला जाता था। आज भी जो है तेलंगाना लैंग्वेज, तेलंगाना तो राज्य भी हो गया, ये लैंग्वेज आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आज भी बोला जाता है। गुजरी जो है गुजरात में, महाबरी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी उत्तर प्रदेश में और हिंदवी जो है वो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में बोला जाता था। इसका वर्णन किसने किया है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के बारे में आप जानते होंगे कि अमीर खुसरो एक बहुत बड़ा कवि था और इन्होंने ही पहली बार उर्दू और हिंदी के सम्मिश्रण से हिंदी को स्टार्टिंग किया। देखते हैं। अमीर खुसरो went on the explain that it contrast to this language there was Sanskrit which did not belong to any region। कह रहा है अमीर खुसरो ने आगे ये बतलाया कि इन भाषाओं के अलावा एक भाषा संस्कृत भी है जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा तो नहीं है। संस्कृत जो है किसी एक लोकल लैंग्वेज की भाषा नहीं है, लेकिन इट वॉज एन ओल्ड लैंग्वेज एंड कॉमन पीपल डू नॉट नो इट, ओनली द ब्राह्मण्स डू। जो संस्कृत था पूरे देश में बोला जाता था, समझा जाता था, लेकिन ये एक प्राचीन भाषा है जिसे बोलने में सब लोग, जो सिंपल लोग थे, जो लोकल लोग थे, वो नहीं संस्कृत नहीं बोल पाते थे।
केवल इसे बोलने के काम में ब्राह्मण बोलते थे। ओनली ब्राह्मण्स डू, ब्राह्मण केवल बोलते थे। लेकिन पूरे भारत में संस्कृत एक जाना माना लैंग्वेज था उस समय। आज भी संस्कृत को कॉमन पर्सन कहाँ बोल पाता है? आज भी अगर देखा जाए संस्कृत लैंग्वेज कहाँ बोल, लेकिन हाँ संस्कृत समझते जरूर है। और संस्कृत को हिंदुओं में, खास करके हिंदू कल्चर में, हिंदू धर्म में वेदों की भाषा मानी जाती है। ऐसा लैंग्वेज जो लोगों और ईश्वर के बीच की एक भाषा हो, ऐसी भाषा संस्कृत मानी जाती थी। थोड़ा देखते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ द लैंग्वेज मेंशन्ड बाय अमीर खुसरो। प्रिपेयर अनदर लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ लैंग्वेज स्पोकन टुडे इन द रीजन्स ही मेंशन्ड। अंडरलाइन नेम्स दैट आर सिमिलर एंड सर्कल दोज आर डिफरेंट। कह रहा है कि यहाँ पे अमीर खुसरो ने जिस लैंग्वेज की एक सूची बनाई, एक लिस्ट बनाया, यह लिस्ट जो था उन नामों के से अलग है जो आज बोली जाती है। जो नाम है उन्हें रेखांकित कीजिए और जो नाम अलग है, भिन्न है, उनके चारों ओर एक लाइन आप भी बच्चों खींच सकते हो। देखते हैं। डू यू नोटिस दैट द नेम्स बाय विच लैंग्वेजेज आर नोन हैव चेंज्ड ओवर टाइम। कह रहा है क्या आपने ध्यान दिया कि समय के साथ भाषाओं के नाम भी बदल गए। जैसे अभी हमने देखा था कि जो तेलंगानी भाषा था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का, आज वो उसका नाम चेंज होकर के तेलुगु हो गया है। तो कई सारे ऐसे लैंग्वेज थे जिसका नाम चेंज हो गया है। थोड़ा और देखते हैं कहाँ कहाँ का नाम चेंज हुआ है। बाय 700 मेनी रीजन्स ऑलरेडी प्रोसेस्ड डिस्टिंक्ट जोग्राफिकल डायमेंशंस एंड देयर ओन लैंग्वेज एंड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स। कह रहे 700 ईस्वी के आसपास, आज 2100 ईस्वी चल रहा है, 700 ईस्वी के आसपास कई क्षेत्रों के अपने अपने भूगोल, कई क्षेत्रों के अपने अपने एरिया डेवलप हो चुके थे, फिक्स हो चुका था। और उन क्षेत्र का जो लैंग्वेज था, उन क्षेत्र का जो कल्चर था, वो डेवलप हो चुका था, क्लियर हो चुका था। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 9। आप इसके बारे में चैप्टर 9 में डिटेल से पढ़ेंगे। दे वर ऑल्सो एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टी। कह रहा है ये जो क्षेत्र था उनमें स्पेसिफिक कई सारे साम्राज्य, जो रूलिंग्स डायनेस्टी था, जो उसमें राज्य करते थे राजा, वो जुड़ गए। देयर वॉज कंसिडरेबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दिज स्टेट्स। कह रहा है इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहट चलती रहती थी। पहले क्या होता था, एक राज्य ने दूसरे राज्य पर हमला कर दिया, उस राज्य को अपने में मिला लिया, फिर किसी दूसरे बड़े साम्राज्य ने उस पर हमला कर दिया, उसको अपने राज्य में मिला लिया। इसी तरह का टकराहट, इसी तरह की लड़ाइयाँ एक राज्य और दूसरे राज्य, एक राजा और दूसरे राजा के बीच में पहले चलता रहता था। ओकेजनली डायनेस्टिक्स लाइक द चोलाज, खलजीज, तुगलक एंड मुगल्स वर एबल टू बिल्ड एन एम्पायर दैट वॉज पैन रीजन स्पैनिंग डाइवर्स रीजन। ये जितने साम्राज्य मैंने बताया आपको कि चोल साम्राज्य, खिलजी साम्राज्य, तुगलक साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, ये बड़े क्षेत्रों में फैला था। ये लगभग पूरे भारत में सबसे बड़े साम्राज्य इनके हुआ करते थे। तो ये लोग क्या करते थे, जो छोटे छोटे राजा थे, जो इनको टैक्स नहीं देते थे, जो इनके अंडर में इनकी बात नहीं मानते थे, उन पर आक्रमण करके उनको जीत लेना और उन साम्राज्य को अपने में मिला लेना, यही इनका काम था। नॉट ऑल दिज एम्पायर्स वर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल। कह रहा है कि नॉट ऑल दिज एम्पायर्स वर इक्वली, ये जितने भी साम्राज्य मैंने नाम बताए वो एक तरह स्टेबल नहीं रहता था। 100 साल रहा, फिर दूसरे ने उस पर आक्रमण करके उसे अपने में मिला लिया। किसी ने 50 साल शासन किया, दूसरे बड़े साम्राज्य ने उस पर आक्रमण करके उसे अपने में मिला लिया। तो ये कोई स्टेबल नहीं रहता था। आज की तरह भारत स्वतंत्र हो गया, अमेरिका 200 साल पहले स्वतंत्र हो गया, तो अब अमेरिका को कोई डिफीट नहीं कर सकता। पहले ऐसा नहीं था। एक राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण करके उसे अपने में ही मिला लेता था, जीत लेता था, दूसरा तीसरे चौथे को इसी तरह से चलता रहता था। कंपेयर फॉर एग्जाम्पल टेबल 1 इन चैप्टर 3 and 4 व्हाट वर द ड्यूरेशन ऑफ रूल ऑफ द खिलजी एंड मुगल डायनेस्टी। कह रहा है खिलजी और मुगल वंश के शासन कितनी अवधि तक चले, कितना टाइम पीरियड तक चले।
थोड़ा उदाहरण के लिए चैप्टर 3 और चैप्टर 4 को थोड़ा तुलना करते हैं, थोड़ा कंपैरिजन करते हैं, तो थोड़ा और अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे। When the Mughal Empire declined in the 18th century, it led to the re-emerge of regional state chapter 10। जब मुगल, ध्यान देना, मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर ने किया था। मुगल वंश की स्थापना किसने किया था? 1526 में बाबर ने। उन्हीं का बेटा था हुमायूं और उन्हीं का बेटा अकबर हुआ, यानी बाबर का पोता हुआ अकबर। और अकबर जो है वो बहुत अच्छा राजा, भारत में नहीं पूरे विश्व में एक बहुत ही काइंड प्री, दयालु राजा माना जाता है, ताकि सभी धर्मों को समान मानने वाला, हिंदू धर्म, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्मों को समान रूप से उन्होंने माना और पूरे देश का डेवलपमेंट किया। उसके बाद जो है अकबर के बाद जहांगीर आया, और जहांगीर भी बहुत अच्छा राजा माना जाता है। उसके बाद शाहजहां आया, और शाहजहां ने ही ये आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, ये सब बनवाया। उसके बाद उनका बेटा औरंगजेब आया, और औरंगजेब करीब करीब 50 सालों तक वह राजा बना रहा। जब औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो गई, तो उसके बाद मुगल वंश का जो भी राजा बना वो उतना ताकतवर राजा नहीं बना, इसीलिए मुगल वंश का धीरे धीरे जो है वो पतन होना शुरू हो गया। तो यहाँ वही कह रहा है कि जब मुगल एम्पायर 18th सेंचुरी में, 1707 का मतलब है 1700 ईस्वी के बाद की जो पीरियड होता है वो 18th सेंचुरी में मतलब गिना जाता है। तो इसे 1707 ईस्वी में जब 18th सेंचुरी में जब मुगल वंश डिक्लाइन होने लगा, पतन होने लग गया, कोई भी पावरफुल राजा नहीं बनने लग गया, तो इसके बाद पूरे भारत में नए नए छोटे छोटे रीजनल स्टेट्स बनने लग गए। जैसे उसी समय यह औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य, औरंगजेब की मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य, जाट साम्राज्य, ये सब धीरे धीरे जो है पूरे भारत में छोटे छोटे 6 रीजन में डेवलप होने लग गए। बट ईयर ऑफ एम्पीरियल पैन रीजनल रूल हैड altered the character of the region. Across most of the subcontinent, the region were left with the legacies of the big and small states that had ruled over them. वही कह रहा है यहाँ कह रहा है कि कई छोटे छोटे राज्यों का शासन चलता रहा, और उन राज्यों की बहुत सी जो बातें थी ये भारतीय उपमहाद्वीप के, भारतीय सबकॉन्टिनेंट के, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अधिकतर एरिया में फैला हुआ था। इस तथ्य का, इस फैक्ट का पता हमें भारत की परंपरा से लगता है, जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। जिन क्षेत्रों में जो राजा हुए वो अपना अलग अलग कल्चर डेवलप करते थे, अलग लैंग्वेज, अलग तरह के शासन। तो इस तरह की बातें जो हैं हमें कुछ ना कुछ उन वहाँ के बारे में जब हम किताबें पढ़ते हैं उन साम्राज्य के बारे में, तो हमें कुछ ना कुछ पता चलता रहता है। वही कह रहा है यहाँ पे, आगे देखते हैं। Ruled them. This was apparent in the emergence of many distinct and shared traditions in the realms of governance, the management of the economy, allied cultures and language. Through the 1000 year between 700 and 1750, the character of different region did not grow in isolation. दोस्तों 700 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी के हजार वर्षों में जो भी रीजन्स या उसके कल्चर डेवलप हुए वो अलग अलग नहीं हुए। पूरे भारत का कल्चर जो है, हिंदी बोलने वाले, संस्कृत बोलने वाले, उर्दू बोलने वाले, सबका कल्चर अचानक से डेवलप नहीं हुआ, एक दूसरे से कहीं ना कहीं ये मिलता जुलता था। These regions left the impact of larger pan-regional forces of integration without over quite losing their distinctiveness। कह रहा है ये हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रही, जो भी काल था, जैसे चोल पीरियड का जो भी विशेषता था वो बनी रही, लेकिन इसके कल्चर उसमें एक दूसरे का कल्चर आपस में मैच करता रहा, और धीरे धीरे छोटे छोटे जो रीजन थे वो धीरे धीरे डेवलप होते चले गए। आगे देखते हैं। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, पुराने और नए धर्म। अब थोड़ा धर्म के बारे में बात करते हैं कि यही टाइम था कि अलग अलग धर्म, अलग अलग रिलीजन जो है वो धीरे धीरे डेवलप हो रहे थे। द
thousand years of history that we are exploring witnessed major developments in religion, uh, traditions, people of belief of the divine and something deeply personal, but more usually it was collective. कह रहा है इतिहास के जिन हजार वर्षों का 700 से लेकर के 1750 ईस्वी के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, इस टाइम पीरियड में धार्मिक परंपरा में कई बड़े बड़े चेंज आए। रिलीजन में हिंदुओं में, मुस्लिमों में, सिखों में सिख तो उस समय धर्म था ही नहीं। 1400 ईस्वी के बाद से सिख धर्म का उदय हुआ। उस समय सिख धर्म नहीं था। 700 ईस्वी से लेकर के 1400 ईस्वी के बीच में सिख धर्म नहीं था। उस समय हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, और उसी टाइम पे 700 ईस्वी में मुस्लिम धर्म का विकास हो रहा था। 600 ईस्वी के पहले मुस्लिम धर्म का भी कोई जिक्र नहीं मिलता है, क्योंकि हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ करीब करीब 575-76 ईस्वी में। उसके बाद से जो है मुस्लिम धर्म का स्टार्टिंग माना जाता है। तो उसके पहले तो केवल दो ही धर्म पूरे विश्व में माना जाता था, हिंदू धर्म और ईसाई धर्म। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे डीपली कह रहा है कलेक्टिव बिलीव इन अ सुपर नेचुरल एजेंसी, रिलीजन वॉज ऑफन क्लोजली कनेक्टेड विद द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल कम्युनिटी। कह रहा है कि जो भी कलेक्टिव बिलीफ फॉर सुपर नेचुरल एजेंसी रिलीजन वॉज ऑफन क्लोजली कनेक्टेड विद द, जो भी धर्म था वो कनेक्टेड किससे था? सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन से। यानी कहने का मतलब है कि जैसे जैसे लोगों की आस्था, जैसे जैसे लोगों का समाज और इकोनॉमी संगठन बदलता चला गया, तो इनका सामाजिक संसार भी बदलता चला गया और धर्म के आस्था में चेंज भी आता चला गया। एज द सोशल वर्ल्ड्स ऑफ दीज ग्रुप्स ऑल्टर्ड, सो टू डिड देयर बिलीव्स। लोगों का जैसे जो काम करते थे उन्हीं के अनुसार इनकी आस्थाएं भी, धर्म के अनुसार, काम के अनुसार इनकी आस्था भी बदलती चली गई। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट इंपॉर्टेंट चेंजेज अकर्ड इन वॉट वी कॉल हिंदुइज्म टूडे। कह रहे आज जिसे हम हिंदू कहते हैं, आज जिसे हम हिंदुइज्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण चेंज हुआ है। हिंदू जो धर्म था उसमें बहुत सारे चेंज इसी टाइम पीरियड में आए। क्या क्या चेंज आया देखते हैं। दिस इंक्लूडेड द वर्शिप ऑफ न्यू डिटीज। इस टाइम में नए नए देवी देवता की पूजा बढ़ने लगी। द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बाय रॉयल्टी एंड द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स, द प्रीस्ट्स एंड डोमिनेंट ग्रुप्स इन द सोसाइटी। समाज में जब नए नए देवी देवता की पूजा, राजा द्वारा बड़े बड़े मंदिर का निर्माण किया जाने लगा, तो जब बहुत सारे मंदिर बनने लग गए तो धीरे धीरे जो ब्राह्मणों का स्टेटस था वो बढ़ने लग गया। अब ब्राह्मणों ने अपना जो स्टेटस बनाया कि भाई हम पूजा करेंगे, हम कॉमन पर्सन और भगवान के, ईश्वर के बीच में हम मीडिएटर का काम करने लगे जो ब्राह्मण थे। और धीरे धीरे ब्राह्मणों का जो महत्व था, इंपॉर्टेंस था, समाज में बढ़ने लगा। उसे रिस्पेक्ट सभी जातियों से अधिक मिलने लग गया। ध्यान दो, their knowledge of Sanskrit text earned the Brahmins a lot of respect in society। कह रहा है संस्कृत का नॉलेज केवल ब्राह्मणों को था। और अगर आप गुप्ता पीरियड में देखोगे तो उस समय संस्कृत बोलने का अधिकार ही केवल ब्राह्मणों को था। कोई कॉमन पीपल अगर संस्कृत बोलता था तो पहले तो उसे पावर ही नहीं था, महिलाओं को संस्कृत बोलने का ऑर्डर ही नहीं था, और जो छोटी कास्ट के लोग थे उन्हें संस्कृत बोलने का पावर ही नहीं था। अगर गलती से बोल भी दिया तो उनको अनेक तरह की सजाएं दी जाती थी। देयर डोमिनेंट पोजीशन वॉज कंसोलिडेटेड बाय द सपोर्ट ऑफ देयर पैट्रन्स, न्यू रूलर्स सर्चिंग फॉर प्रेस्टीज। कह रहा है संस्कृत जो जानते थे केवल ब्राह्मण, और ब्राह्मणों का महत्व जो है समाज में बहुत बढ़ गया, उनका रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गया। क्यों? क्योंकि वो मंदिर में पूजा करने लगे, और पूजा केवल संस्कृत लैंग्वेज में हो सकता था। और इन्होंने केवल ये स्टेबल करवाया कि भाई पूजा केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं। तो धीरे धीरे ब्राह्मणों का जो स्टेटस था, जो रिस्पेक्ट था समाज में, वो धीरे धीरे क्या होने लग गया? बढ़ने लग गया। आगे देखते हैं।
one of the major developments of this period was the emergence of idea of bhakti, of a loving personal deities and devotees could reach without the aid of priest और एलेबोरेट रिचुअल्स। इस समय भक्ति की जो अवधारणा था, कॉन्सेप्ट था, उसमें बहुत चेंज आया। अब अब जो भक्ति था वो बिना कर्मकांड के लोग करने लगे। कर्मकांड का मतलब था, पहले लोग क्या करते थे कि जंगलों में हवन करते थे, पूजा पाठ करते थे। तो धीरे धीरे जो है इन सब चीज़ों का के बारे में थोड़ा आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन इन सब चीज़ों से थोड़ा लोग ऊपर उठने लगे। भक्ति का मतलब भगवान की प्रशंसा, भगवान के भक्ति में लीन होना, भगवान का गुणगान करना, ईश्वर के से प्रार्थना करना, ये मतलब हो गया। लेकिन इससे पहले 300 ईस्वी से लेकर के करीब करीब 700 ईस्वी तक में जो भक्ति का जो कॉन्सेप्ट था, वो उस समय क्या हुआ कि मंदिर तो अधिक बनने ही लग गए। पूजा, कर्मकांड, हवन, बलि देना, प्रथा देना, इस प्रकार की चीज़ें उस समय बहुत तेजी से बढ़ने लग गया। आगे देखते हैं हम लोग। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड when new religions appeared in the subcontinent. Merchants and migrants first brought the teachings of Holy Quran to India in the 7th century. कह रहा है इस समय क्या हुआ, इस समय भक्ति की अवधारणा में जो है बड़ा ही चेंज आया, और यही टाइम था, यही वह समय था जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप में नए नए धर्म का आगमन भी होने लगा। मुस्लिम धर्म का उदय अपने देश में नहीं हुआ, दूसरे देशों से हमारे देश में आया। तो यही वो टाइम था कि जिस समय कुरान शरीफ का भारत में 7वीं शताब्दी में व्यापारियों के द्वारा भारत में पहुंचा। कुरान शरीफ जो मुस्लिमों का पवित्र ग्रंथ है, वो हमारे देश में, भारत में, इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापारियों के थ्रू हमारे देश में आया। मुस्लिम्स रिगार्ड द कुरान एज देयर होली बुक। मुस्लिम जो भी व्यक्ति हैं वो अपने कुरान को बहुत पवित्र मानते हैं। होली बुक का मतलब पवित्र ग्रंथ। एंड एक्सेप्ट द सॉवरेनिटी ऑफ द वन गॉड। और ये लोग, मुस्लिम जो लोग हैं, वो केवल एक ईश्वर की पूजा करते हैं। वो कहते हैं कि भाई जैसे हिंदुओं में 33 करोड़ देवता मानते हैं कि भाई अलग अलग काम के लिए अलग अलग देवता, लेकिन मुस्लिम धर्म के लोग या ईसाई धर्म के लोग केवल सिंगल गॉड को पूजते हैं। वो कहते हैं कि भगवान एक ही है, इतने सारे देवी देवता हो ही नहीं सकते। तो खैर अलग अलग मान्यताएं हैं अपनी गॉड के बारे में, भगवान के बारे में। सभी धर्मों का अलग अलग मान्यता है। अल्लाह हुज लव, मर्सी एंड बॉन्टी एम्ब्रेस ऑल दोज हु बिलीव इन हिम विदाउट रिगार्ड टू सोशल बैकग्राउंड। कह रहा है कि जो ये लोग क्या करते हैं, केवल ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, और अल्लाह उनको कहते हैं, अल्लाह जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है। ये कह रहे हैं ईश्वर अल्लाह वो है जो सभी लोगों से प्रेम करता हो, करुणा और उदारता का मतलब है कि कोई भी चीज़ किसी ने मांग लिया अपने ईश्वर से, गॉड से, तो उन्होंने उनकी मान्यता को पूरा कर दिया। कह रहे चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रहा हो, वो गरीब हो, अमीर हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर अल्लाह से कोई भी चीज़ मांगा जाता है, अगर लव से, प्यार से, मर्सी से, दयालुता से, या कि इस तरह से कोई भी व्यक्ति कुछ मांगता है, तो जो अल्लाह हैं वो उनकी मन्नत को जरूर पूरा करते हैं। आगे कहता है मैनी रूलर्स वर पैट्रन्स ऑफ इस्लाम एंड द उलेमा लर्न थियोलॉजिकल्स एंड ज्यूरिस्टिस। कह रहे कई इस्लाम जो शासक थे, कई जो मुस्लिम शासक थे, उन्होंने उलेमा को संरक्षण देने लग गए। एंड लाइक हिंदुइज्म, इस्लाम वॉज इंटरप्रेटेड इन अ वैरायटी ऑफ वेज बाय इट्स फॉलोअर्स। और क्या होने लग गया, जो भी मुस्लिम धर्म के लोग थे, हिंदू धर्म के लोग थे, उनके जो फॉलोअर्स थे, वो अलग अलग तरीके से हिंदू धर्म की, अलग अलग तरीके से मुस्लिम धर्म का व्याख्या करने लगे, एक्सप्लेन करने लगे। देयर वर द Shia Muslims who believed that the Prophet Muhammad's sons-in-law Ali
was the legitimate leader of Muslim community and the Sunni Muslim who accept the authority of the early leaders khalifas of the community and succeeding खिलाफत। यहाँ कह रहा है मुसलमानों में भी दो तरह के लोग हैं, एक सिया है, दूसरा सुन्नी है। मुसलमानों में सिया वे लोग थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को अपना गॉड मानते थे, और सुन्नी वे थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। सुन्नी और सिया इस्लाम में भी दो तरह के लोग हैं। जैसे हिंदुओं में 4 जातियों के लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसी तरह मुस्लिमों में भी 2 तरह के लोग हैं, एक सिया है और सुन्नी है। और सिया कौन है? सिया जो पैगंबर साहब के मोहम्मद साहब के जो दामाद अली को अपना गॉड मानता है, और जो पैगंबर साहब को अपना गॉड मानता है वो सुन्नी होता है। वही कह रहा है देयर वर अदर इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द वेरियस स्कूल्स ऑफ लॉ, हनफी एंड सफीज, मेनली इन इंडिया एंड इन थियोलॉजिकल एंड मिस्टिक ट्रेडिशंस। और भी कह रहा है इस्लाम में विशेषकर भारत में हनफी और सफ़ी ऐसे सिद्धांत हैं जो कई सारे अंतर ये लोग भी मानते हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांत तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर अनेक तरह का डिफरेंसेस सभी लोगों के बातों में मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से हिंदुओं में धर्म में बंटवारा हो गया और कई जातियों में, उसी तरह से मुस्लिमों में भी सिया और सुन्नी में लोग बंट गए। कोई व्यक्ति जो इस मोहम्मद साहब को मानते थे और कुछ लोग जो है उनके दामाद अली साहब को मानने लग गए। इस प्रकार धीरे धीरे जो है समाज में मुस्लिम समाज 2 ग्रुप में बंट गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि धर्म का उदय कैसे हुआ, धर्म कैसे पनपा, धर्म कैसे बनता है, इन चीज़ों का डिटेल से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं।